जिद चाहिए जीतने के लिए, वरना हारने के लिए एक डर ही काफ़ी है। हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स लर्न विद राजीव सर। अगर आपको कुछ जीवन में पाना है, कुछ सफल बनना है, तो आपको जिद करनी पड़ेगी, जुनून चाहिए आपके अंदर। क्योंकि बिना मेहनत के, बिना जिद के, बिना जुनून के कोई भी सफल नहीं हो सकता है। तो सफल होने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई में अपना 100% यानी पूरा शिद्दत के साथ, जी जान के साथ आपको लग करके पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। इसके पहले हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के पहले वाले पार्ट में ये पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र बना किससे होता है। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि पहला जो इसका कंपोनेंट होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम लोग ब्लड, रक्त या फिर उर्दू में लहू कहते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट होता है ये ब्लड फ्लो करता है हमारी सिराओं और धमनियों के बीच में, यानी ब्लड वेसल्स होती हैं, और इसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन पाया जाता है और उस पंपिंग ऑर्गन का नाम है हार्ट। तो हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और इस सिस्टम को, यानी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपसे जो है पूछा जाता है कि किसने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को दिया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी। तो यहाँ पर हम लोग आज सेकेंड पार्ट में ये डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में कि है क्या ब्लड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, हम लोगों को पता है। अब ब्लड की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल जो हेल्दी ह्यूमन पर्सन है या ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। फीमेल में थोड़ा सा ब्लड कम होता है, नॉर्मल पर्सन में 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। अगर हम लोग ब्लड को देखें तो ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक लिक्विड होता है, और उस लिक्विड या वाटरी सब्सटेंस है जो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर रहा है। वैसे देखने में तो ये रेड कलर का होता है। अगर हम लोग बात करें इसके कंपोजिशन की, ब्लड के कंपोजिशन की बात करें, तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड सेलुलर एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या होगा, ब्लड में 2 चीजें पाई जा रही हैं। जो हमारा रक्त है, जो ब्लड है, जो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर रहा है, उसमें एक तो इसका लिक्विड पार्ट है और उस लिक्विड पार्ट के अंदर सॉलिड कंपोनेंट पाया जा रहा है। तो जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का वो ज्यादा होता है, लगभग 55 से 60%, 55 to 60% पार्ट होता है लिक्विड पार्ट। उसके अलावा जो सॉलिड पार्ट होता है, यानी जो फॉर्म्ड एलिमेंट या जो सेलुलर कंपोनेंट पाए जाते हैं, उनमें पाई जाती है ब्लड कार्पसेल्स या रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। और वो रक्त कणिकाएं कितने तरह की हैं, 3 तरह की होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। इनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं पहले प्लाज्मा के बारे में, फिर जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या है, तरल पार्ट है, यानी जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना है, 55 से 60%, कितना है, 55 to 60% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। यानी अगर एक नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन पाया है और उसकी बॉडी में अगर 5 लीटर ब्लड है, तो उस 5 लीटर ब्लड का लगभग 60%, यानी 3 लीटर के आसपास होगा प्लाज्मा। जो बचा हुआ 40% है, यानी 2 लीटर है, वो 2 लीटर क्या होगा, सॉलिड कंपोनेंट होंगे ब्लड के अंदर। वो कहाँ पाए जाएंगे, इसी प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है सॉलिड पार्ट, यानी ब्लड कार्पसेल्स। अब प्लाज्मा को अगर हम लोग देखें तो ये एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है, मतलब ये लाइट येलो कलर का या भूसे के रंग का जो है एक फ्लूइड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉ कलर्ड या लाइट येलो कलर का एक लिक्विड है। और ये लिक्विड कैसा है, एल्केलाइन है। एल्केलाइन हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 to 7.5 होता है। अगर हम लोग पीएच की बात करें
तो ब्लड का कितना था 7.4 या 7.5 भी कुछ बुक में लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये कैसा हो गया, स्लाइटली अल्कलाइन था, मतलब हल्का सा एल्कली होता है, क्षारीय होता है। तो ये एक एल्कलाइन फ्लूइड या क्षारीय द्रव होता है, लिक्विड होता है। अगर इसमें हम लोग कंपोजिशन की बात करें, इस प्लाज्मा की बात करें कि प्लाज्मा बना किससे होता है, तो प्लाज्मा में लगभग 90 to 92% यानी अगर टोटल प्लाज्मा को हम लोग देखें तो प्लाज्मा में 90 से 92% होता है पानी, वाटर होता है। इसके अलावा क्या होंगे, इसमें 7 से 8% पाया जाता है प्रोटीन, बचा हुआ जो 1% है वो पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये याद रखना है कंपोजिशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट में ये कंपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी देंगे उसमें पूछा जाता है कि वाटर का कंपोजिशन क्या होता है प्लाज्मा के अंदर, वो लगभग 90 से 92% होता है। प्रोटीन का 7 से 8% होता है। इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। इसके अलावा इसमें बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम आयन हो गया, सोडियम आयन होता है, मैग्नीशियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है, बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। ये सभी आयंस प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। बचा हुआ जो 1% है इसके अंदर डाइजेस्टेड फूड मटेरियल यानी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में वहां प्रेजेंट होगा, फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। कुछ हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं वो भी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सब प्लाज्मा के अंदर पाए जाएंगे। अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन। 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाए जाते हैं। एक तो होता है फाइब्रिनोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइब्रिनोजन का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना या ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करने वाला प्रोटीन होता है। यानी एक ऐसा प्रोटीन जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर होगा कि ये फाइब्रिनोजन फाइबर का एक नेटवर्क बनाता है और ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। यानी सबने देखा होगा ना कि अगर कहीं पर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो 5 से 7 मिनट में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है कुछ एबनॉर्मल कंडीशन को छोड़ करके। वो एबनॉर्मल कंडीशन क्या होती है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया अगर किसी को है तो वहां पर होगी, क्योंकि वहां पर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली 5 से 7 मिनट में ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी खून का थक्का जम जाता है। थक्का जमने का मतलब जैसे दूध है तो दूध की में जब थोड़ा सा दही मिला देते हैं, स्टार्टर मिला देते हैं, तो वो उसके अंदर का जो प्रोटीन है वो कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है और जम करके दही बना लेता है। उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा कि ये फाइब्रिनोजन फाइबर का नेटवर्क बनाता है, ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग दूसरी प्रोटीन की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। दूसरा है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ये डिफेंस ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन या कई तरह के प्रोटीन होते हैं ये। तो ग्लोब्यूलिन जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, यानी जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो इस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की वजह से होती है। तीसरा जो प्रोटीन होता है वो है एल्ब्यूमिन। तीसरा प्रोटीन कौन सा है, एल्ब्यूमिन है। तो एल्ब्यूमिन जो है ये ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। ब्लड के अंदर जो आयंस होते हैं उन आयंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और ब्लड के अंदर का जो मतलब एक जो प्रेशर होता है वाटर का उसको बैलेंस करता है। तो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम करता है एल्ब्यूमिन। तो प्लाज्मा की बात हम लोग कर रहे थे, तो प्लाज्मा में पाया जाता है फाइब्रिनोजन या क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए तो उस प्लाज्मा को हम लोग कहते हैं सीरम। सीरम ऐसा प्लाज्मा है जो फाइब्रिनोजन को रिमूव करने के बाद जो येलोइश कलर का पीले रंग का फ्लूइड बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। जब ब्लड टेस्ट कराने के लिए हम लोग सैंपल देते हैं तो सैंपल को सेंट्रीफ्यूग किया जाता है, उसको एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, उसमें रोटेट किया जाता है बहुत तेजी के साथ में, तो सॉलिड कंपोनेंट नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ऊपर एक पीले रंग का फ्लूइड मिल जाता है। तो पीले रंग का जो फ्लूइड है वो क्या है, सीरम है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सीरम येलोइश कलर का ऊपर दिखाई दे रहा है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की, यानी ब्लड के जो दूसरा कंपोनेंट है सेलुलर कंपोनेंट या फॉर्म्ड एलिमेंट। उसमें पहला जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो है रेड ब्लड कार्पसेल्स या
एरिथ्रोसाइट्स। क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज। ठीक है, तो यहां पर जो आरबीसी रेड कलर का है किसकी वजह से है? इसके अंदर पाया जा रहा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। याद रखना है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो है हीम, दूसरा है ग्लोबिन। हीम क्या है? ये है आयरन, दूसरा ग्लोबिन ये एक तरह का प्रोटीन है। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो आयरन और प्रोटीन, मतलब एक आयरन और प्रोटीन को मिलकर के बनता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बात करें शेप की, तो शेप कैसा होता है इसका? बाई कॉनकेव डिस्क लाइक शेप होता है। बाई कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब कि जो लेंस हम लोगों ने पढ़ा है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कॉनकेव शेप की, तो कॉनकेव का मतलब जिसका फेस केव के जैसा हो। कैसा हो? केव के जैसा, मतलब कि बीच में पतला हो, नैरोअर एट द मिडिल एंड थिकर एट द एंड, यानी किनारे पर मोटा हो, बीच में पतला हो। जैसे पेड़ा देखा होगा आपने ना, तो पेड़े के जैसा, उसको गोल बनाया, बीच से दबा दिया, तो वो क्या हो गया? आरबीसी। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको आरबीसी दिख रहा होगा, तो आरबीसी बिल्कुल पेड़े के जैसा होता है। और आरबीसी का अगर हम लोग साइज देखें तो ये बहुत ही छोटा होता है, लगभग 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। अगर इसके डायमीटर की बात करें तो 7 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर को हम लोग एक माइक्रोमीटर कहते हैं। तो बहुत ही छोटा होता है आरबीसी। अगर नंबर की बात करें तो ये 5 to 5.5 मिलियन होता है पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में लगभग 5 से 5.5 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, यानी लगभग 50 से 55 लाख आरबीसी पाए जाते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर, यानी 1 घन मिलीमीटर ब्लड में। ठीक है, तो अगर ये इसको सिंथेसिस देखें तो ये कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। छोटे बच्चों में अगर देखें तो छोटे बच्चों में लगभग 5 साल की एज तक ये सभी बोन्स में बनता है। आरबीसी जो बनता है सभी बोन्स में बनता है। और एडल्ट में कहाँ बनेगा? जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उन लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो में सिंथेसाइज होता है आरबीसी। ठीक है, तो रेड बोन मैरो में ये बनता है। अगर अब रेड बोन मैरो में बन रहा है तो लाइफ स्पैन इसका अगर हम लोग देखें तो लाइफ स्पैन इसका 120 डेज होता है। कितना होता है? 120 डेज होता है। तो ये आरबीसी का नंबर बढ़ता घटता रहता है। आरबीसी का नंबर क्या होगा? बढ़ता घटता रहता है। और जैसे अगर ऐसा कोई पर्सन है जो लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर अगर कोई पर्सन है तो वहां पर लगभग 30% ज्यादा आरबीसी पाई जाती है। तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का नंबर क्या होगा? जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी का नंबर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम होती है। रीजन क्या है? कि वहां पर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से वहां पर ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा। ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी आरबीसी का नंबर वहां पर ज्यादा हो जाता है। अब इतनी सारी आरबीसीज हैं, तो इतनी सारी आरबीसीज में लगभग जो है 20 लाख आरबीसी हर 1 मिनट में मर रही हैं, डेथ होती रहती। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ स्पैन लगभग 120 दिन का होता है, तो 120 दिन में आरबीसी की डेथ हो जाती है। अब इतनी सारी यानी लगभग 20 लाख आरबीसी 1 मिनट में मर रही हैं, तो इन आरबीसी को दफनाया कहा जाता है स्प्लीन में। कहाँ पर? स्टमक के पास में, नीचे स्टमक के नीचे पाया जाता है एक ऑर्गन जिसको कहते हैं स्प्लीन। और स्प्लीन में जो है, इसीलिए स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान है स्प्लीन, जहां पर आरबीसी को दफना दिया जाता है। और आरबीसी दफनाने से पहले इसका हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में आयरन और प्रोटीन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आयरन जो है ये लीवर में जाता है, लीवर में अलग पिगमेंट में ये चेंज हो जाता है। इसका अगर हम लोग काम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसीलिए सेल के अंदर जब आरबीसी नई नई बनती है तो न्यूली सिंथेसाइज आरबीसी के अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे
कि मैमल्स की कोई ऐसी सेल जिसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, या जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं, वो कौन सी सेल है? वो है रेड ब्लड कार्पसेल्स या आरबीसी है। आरबीसी में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा अंदर खाली जगह मिलेगी उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा, और जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा, तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए सेल ऑर्गेनेल वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। तो दूसरे टाइप की जो रक्त कणिका है उसका नाम है वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पसेल्स, और इसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ल्यूकोस और साइटोस से मिल करके बना ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोस का मतलब होता है कलरलेस, साइटोस का मतलब सेल, यानी रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी कोशिका जो कलरलेस है। अब कोई पूछे कि कलरलेस क्यों होता है, तो कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए वाइट ब्लड कार्पसेल्स कलरलेस होती हैं। अब कलरलेस होती हैं तो ये अगर इनके साइटोप्लाज्म को हम लोग देखें तो दो अलग अलग तरह के हम लोगों को वाइट ब्लड कार्पसेल्स दिखाई देती हैं। लेकिन उससे पहले जरा इनका नंबर हम लोग देखें तो नंबर इनका लगभग 6000 से 8000 घन मिलीमीटर यानी क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड। तो पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 6000 से 8000 यानी आरबीसी के कंपैरिजन में अगर हम लोग रेड ब्लड कार्पसेल्स से कंपेयर करें तो बहुत कम नंबर होता है डब्ल्यूबीसीज का, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है, जो जीवन काल होता है, वो भी कुछ दिनों का होता है, यानी लगभग 1 से 2 हफ्ते का लाइफ स्पैन होता है इस व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स या श्वेत रुधिर अणु का या श्वेत रक्त कणिका का। अगर इनको साइटोप्लाज्म को देखें तो साइटोप्लाज्म इनका दो तरह का दिखाई देता है। कुछ डब्ल्यूबीसीज ऐसी होती हैं जिनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैनुलर होता है, मतलब दानेदार होता है, रफ होता है। तो ग्रैनुलर इसलिए होता है क्योंकि उसमें पाए जाते हैं ग्रैन्यूल्स। तो ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, इनका जिनका साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर है, उनको कहा जाता है ग्रैनुलोसाइट्स। क्या कहेंगे? ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है। दूसरे होते हैं जिनका साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर नहीं होता है, वो कहे जाते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। ए का मतलब होता है विदाउट, बिना ग्रैन्यूल्स के सेल। क्या है? ए मीन्स विदाउट, ग्रैनुलोसाइट मतलब ग्रैन्यूल, साइटोस मतलब सेल, यानी बिना किसी ग्रैन्यूल के, बिना किसी दाने के कोशिका। तो ऐसी कोशिका जो जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं उनको कहते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। अब इन ग्रैनुलोसाइट को हम लोग देखें तो व्हाइट ब्लड सेल से स्टेन किया जाता है इनको, तो जिस डाई से स्टेन किया जाता है उसके बेसिस पर जो है इनको न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और यूसिनोफिल में डिवाइड किया गया। न्यूट्रोफिल जो टोटल डब्ल्यूबीसी होता है उसका लगभग 60 से 65%, कितना? 60 to 65%, यानी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो डब्ल्यूबीसी है वो है न्यूट्रोफिल। और बेसोफिल ये बहुत कम 0.4% लगभग होता है। इयोसिनोफिल की अगर हम लोग बात करें तो ये 2 से 3% होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूट्रोफिल का, ये फैगोसाइटोसिस करता है। मतलब कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, सपोज दैट कि एक बैक्टीरिया एंटर कर गया, एक जीवाणु शरीर के अंदर आया, तो उस जीवाणु को इंगल्फ कर जाने का, निगल जाने का काम करते हैं ये न्यूट्रोफिल। इसके बाद पाए जाते हैं बेसोफिल। तो बेसोफिल जो है ये कई सारे सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करते हैं, जैसे हिपैरिन है, हिपैरिन एंटीकोगुलेटिंग एजेंट होता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन का सिक्रीशन करते हैं बेसोफिल। अब ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हिपैरिन या फिर जो है हिस्टामिन, सेरोटोनिन कहाँ से सिक्रेट होता है? ये बेसोफिल से सिक्रेट होता है। दूसरा, अब इसी की वजह से इन्फ्लामेशन होता है, जैसे अगर कहीं इन्फेक्शन हो जाता है या बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल इन्वेड कर गया, अंदर घुस गया, तो स्वेलिंग आ जाती है, वहां पर रेडनेस आ जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, दर्द होने लगता है। तो ये सब सिम्टम किसकी वजह से होते हैं? ये बेसोफिल की वजह से, यानी इन्फ्लामेशन जो कॉज होता है, वो इन्फ्लामेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल डब्ल्यूबीसी है वो है बेसोफिल। तीसरे टाइप की है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल ये एलर्जिक रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर होती है, यानी जो इन्फेक्शन बॉडी में हो रहा है
उस इन्फेक्शन को कम करने का, रोकने का काम करते हैं इयोसिनोफिल्स। और जो बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, यानी जो नॉर्मल फंक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट कोई अगर बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो एलर्जी जो होती है वो इयोसिनोफिल्स की वजह से होती है। दूसरे टाइप का जो ग्रैनुलोसाइट्स है वो क्या है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, दो तरह का होता है। अब देखिए याद करने का जो है आसान सा तरीका, ग्रैनुलोसाइट छोटा नाम है, तीन तरह का होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। ग्रैनुलोसाइट ए इसमें एडिशनल जुड़ गया, लेकिन इनके टाइप्स को देखें तो दो ही तरह के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट्स, तीसरे टी साइट, मतलब इसके दो फॉर्म होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट, दूसरे टी लिम्फोसाइट्स। और इनका काम होता है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी फॉरेन बॉडी अगर कोई एंटर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। बीमारियों से बॉडी को बचाने को के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है लिम्फोसाइट्स, यानी ये एक इम्यून सिस्टम को, प्रतिरोधक क्षमता को बॉडी के अंदर विकसित करने का काम करते हैं लिम्फोसाइट। अब दूसरे टाइप के जो सेल्स है एक ग्रैनुलोसाइट, वो है मोनोसाइट, ये 6 से 8% होती है। इसका काम भी फैगोसाइटोसिस है, इसका मतलब मोनोसाइट और दूसरा न्यूट्रोफिल, ये दोनों मिलकर के फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो इस अगर पूरे सिनेरियो को हम लोग देखें, WBC के काम को अगर देखें, तो ये फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट लड़ रही हैं, यानी बॉडी के अंदर अगर कुछ भी एंटर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट फाइट करने का काम करते हैं WBCs। इसीलिए इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी या वॉरियर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, यानी शरीर के ये योद्धा हैं, सिपाही हैं, जो एंटीजन एंटर कर रहा है शरीर के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। कोई भी अगर बाहरी सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है उसको कहते हैं एंटीजन, और जब एंटीजन एंटर करता है उसको एनकाउंटर करने के लिए, उसको किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी में कुछ फॉर्मेशन होता है जो सिंथेसाइज होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं WBCs। फैगोसाइटोसिस करके जो है ये डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, और एलर्जिक रिएक्शन से बॉडी को बचाते हैं। तो WBCs डिजीज के अगेंस्ट लड़ने का काम करते हैं। इन सब का नंबर अगर आपने देखा होगा, अगर कोई CBC कराता है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराता है, अगर कहीं आपको जो है कोई अगर प्रॉब्लम हुई और डॉक्टर ने रिकमेंड किया CBC के लिए, उसमें ये सारी चीज़ें लिख करके आती हैं कि आपका जो है एरिथ्रोसाइट्स क्या है, ल्यूकोसाइट्स क्या है, फिर उसके बाद उसमें जो है WBCs में लिखा होगा न्यूट्रोफिल का नंबर, बेसोफिल का, इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इन सब का नंबर कितना है, परसेंटेज कितना है, इसके बाद फिर थ्रोम्बोसाइट का नंबर पूरा लिख करके आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइप की जो ब्लड सेल्स है वो है, क्या है वो, प्लेटलेट्स हैं यार। प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। इनको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, क्योंकि एक ऐसी सेल होती है जिसमें प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी ब्लड के कोगुलेशन में, रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है जब चोट लगती है। ये एक्चुअली कोई सेल नहीं होती है, क्या होते हैं, दीज आर सेल फ्रैगमेंट, मतलब कंप्लीट सेल नहीं होती है, सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं। और ये बनते कहाँ से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं, मेगा कैरियोसाइट एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जो बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती है। बोन मैरो में ही ब्लड सेल्स की सिंथेसिस हो रही है, बोन मैरो में ही। बोन मैरो देखा होगा ना कि अगर बोन को देखें, अगर हड्डी को देखें, तो हड्डी के बीच में बिल्कुल एक जालीदार स्ट्रक्चर बना होता है। अगर जो चिकन वगैरह खाते होंगे उन्होंने देखा होगा कि हड्डी को अगर बीच से देखें तो उसके बीच में जो है कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, और उन सेल्स को हम लोग कहते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो से ही ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो एक अलग टाइप की सेल्स पाई जाती हैं बोन मैरो में, जिनको कहा जाता है मेगा कैरियोसाइट। इन मेगा कैरियोसाइट से ही ये प्लेटलेट्स बनते हैं। प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लेटलेट्स का नंबर अगर हम लोग देखें पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में, लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होती हैं, यानी 1 घन मिलीमीटर ब्लड में लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होती हैं।
प्लेटलेट्स का नंबर जब बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। बॉडी से क्या होगी? एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, यानी ब्लड लॉस होगा। कभी कभी पर्सन की डेथ भी हो जाती है अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया। तो इसका जो मेन काम है वो ब्लड कोगुलेशन में या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। आपने देखा होगा किसी को डेंगू इन्फेक्शन हो गया, मतलब अगर डेंगू का इन्फेक्शन हो गया तो उस डेंगू के इन्फेक्शन में कभी कभी प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाता है, तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग इसलिए शुरू होती है अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो गया तो वहां पर क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होता है, सही तरीके से फ्लो नहीं होता है, तो वहां पर एक्सेसिव ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, उसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती थी। यहाँ पर हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, यानी रक्त के जो घटक हैं कि हमारा ब्लड किस किस कंपोनेंट से मिल करके बना हुआ है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप कितने तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होता है। हम लोगों ने पढ़ा ना, किसी का ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी। ये ब्लड ग्रुप है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस क्या है, क्यों कोई ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिले इसलिए चैनल को शेयर भी करिए। नेक्स्ट लेक्चर तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए।